केंद्र सरकार की तरफ से वाइब्रेंट विलेज योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना सीमांत गांव का विकास करने के लिए चलाई जा रही है। बता दें, केंद्र सरकार की मंशा चीन सीमा पर स्थित इन गांवों को विकसित करके यहां पर्यटन गतिविधियों में इजाफा करने की है। इससे लोगों को जहां घर पर ही रोजगार मिलेगा, वहीं पलायन रुकने से भी सीमा पर किसी भी गतिविधि की फौरन जानकारी सेना और सुरक्षा एजेंसियों को मिल सकेगी। इसको लेकर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 36 सीमांत गांवों की समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में शासन स्तर से जानकारी भी मांगी है। वहीं विधायक विनोद चमोली ने योजना के बारे में कहा कि लोगों को घर में ही रोजगार मिलेगा, साथ ही उनको अच्छी व्यवस्था मिल सकेगी। और इस समय एनिमी नंबर 1 हम चाइना को लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान की भी सीमाएं हैं, लेकिन वो हम लोगों के कंट्रोल में है, वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चाइना की सीमा LAC है, LAC पे गतिविधियाँ ज़्यादा हैं, वही थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज बना रहता है। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उससे लगे हुए जो हमारे क्षेत्र हैं वो खाली ना हो, वहाँ पर लोग रहें। और लोग तभी रहेंगे जब उनको बेटर कंडीशन मिल पाएंगे, लाइफ कंडीशंस मिलेंगे, उनको रोजगार के साधन मिलेंगे। और अगर पर्यटकों का वहाँ मूवमेंट बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पर ये क्षेत्र हरे भरे भी होंगे और पूरी तरह से ऑक्युपाइड भी होंगे पब्लिक से। तो चाइना को वो मौके नहीं मिल पाएंगे जैसे घुसपैठ की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं ये क्षेत्र हमारे इन्फॉर्मर भी हैं कि हमको जानकारियाँ भी उनसे मिलती हैं। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि जो वाइब्रेंट विलेज योजना है ये पूरी तरह से तो वाइब्रेंट विलेज योजना का संचालन हो रहा है। सीमांत गांवों को विकास के लिए ये योजना चलाई जा रही है। लोगों को घर पर ही रोजगार मिलेगा। तो वाइब्रेंट विलेज योजना से गांव को विकसित करने की पूरी योजना है, और ख़ासकर उन गांव को जो अभी चीन सीमा से लगे हुए गांव हैं, और ऐसे गांव को विकसित किया जाएगा ताकि वहां पर रोजगार मिले, वहां से पलायन रोका जा सके, और कोई भी ऐसी गतिविधि हो चीन की तरफ से तो वो भी जो है मुहैया कराई जा सके शासन प्रशासन को। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, केंद्र सरकार की तरफ से जो चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज योजना का संचालन किया जा रहा है, और खासकर उन सीमांत गांव को विकास किया जा रहा है जो चीन से लगे हुए गांव हैं, ताकि वहां पर किसी प्रकार की कोई गतिविधियां हो तो पता चल सके, और भी जो वहां पर रोजगार मुहैया कराया जा सके। तो क्या इस पर काम चालू हो गया है कि अभी सिर्फ खाका तैयार किया जा रहा है? जी देखिए मनीष, इस पर काम उसी समय से चालू हो गया था जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का लगातार दौरा कर रहे हैं। और हमने देखा है कि वो जब भी केदारनाथ धाम के कपाट खोलते हैं या फिर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलते हैं, चारों धामों के कपाट खोलने के अवसर पर खास तौर पर वो केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। और बीते वर्ष की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ धाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। ये एक प्रकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान में श्रद्धा तो है ही, और उसके साथ ही एक पड़ोसी मुल्क को मैसेज देने का भी प्रयास है, क्योंकि चीन जो है पल पल की गतिविधि की खबर रखता है भारत के सीमांत क्षेत्रों की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम में जाना, बद्रीनाथ धाम पहुंचना, और बद्रीनाथ धाम से ही बाद में ही माड़ा गांव जो देश का अंतिम गांव है वो लग जाता है। तो ऐसे में पड़ोसी मुल्क को एक तो ये संदेश दिया जाता है कि प्रधानमंत्री की लगातार निगरानी जो है भारतीय सीमाओं पर है। इसके साथ ही जो हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार जो है सड़कों का चौड़ीकरण का निर्माण, सड़कों को ठीक करने का कार्य उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। ITBP की बटालियन को सीमांत क्षेत्रों पे तैनात किया जाता है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस को, ताकि ये पता रहे कि भारत की नजर जो है अपनी सीमाओं पर है। ऑल वेदर रोड जो मनीष उत्तराखंड में जा रही है, इसका भी यही एक मकसद है कि जिस तरह से चाइना जो है उसने नो मैंस लैंड तक अपनी चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं कर ली हैं, सड़कों को बढ़िया कर लिया है, इसी तरह आप देखिए भारत में भी ऑल वेदर रोड के तहत उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों तक सड़कें पहुंचाई जा रही हैं। यानी कि जब हमारी सेना को आवश्यकता पड़े तो सेना हमारी आराम से पहुंच सके। और हमने देखा है कि सेना लगातार समय समय पर मॉक ड्रिल्स वगैरह भी बॉर्डर के क्षेत्रों में करती है। और वाइब्रेंट विलेज योजना जो है ये एक बहुत दूरगामी सोच है भारत सरकार की, जिसके तहत अभी हाल ही में हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वो उत्तराखंड पहुंचे थे, और उत्तराखंड में जो केंद्र पोषित योजनाएं संचालित की जा रही हैं
राज्य सरकार के द्वारा उसकी वास्तु स्थिति इस समय क्या है, गांव की स्थिति क्या है, और इसी को आधार मानते हुए सभी सांसदों ने उत्तराखंड के तमाम गांवों को गोद भी लिया था। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर लगातार जो है पंचायती राज के द्वारा, क्योंकि पंचायती राज जो भारत सरकार का है, गिरिराज सिंह उसके मंत्री हैं और यहाँ के मंत्री सतपाल महाराज हैं। लगातार वो दिल्ली जाते हैं पंचायतों को मजबूत करने के लिए, किस तरह से फंड जो है राज्य सरकार को मिलना चाहिए उसको लेकर जब वो प्रस्ताव देते हैं तो भारत सरकार से उसकी स्वीकृति भी मिल जाती है। तो ऐसे में पंचायतों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार एक तरह से बड़े एक मिशन के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि सरकार का यही कहना है और प्रधानमंत्री मोदी भी यही कहते हैं कि जब पंचायतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा। तो समझा जा सकता है स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली महिलाओं के लिए राज्य सरकार लगातार योजनाएं लेकर आ रही है। चार धाम में किस तरह से महिलाओं को उनकी आजीविका के लिए उनका साधन बन सकता है, उनका जो कुटीर उद्योग हो या फिर उनके घरेलू उत्पाद है, इसको लेकर राज्य सरकार जगह जगह स्टॉल लगाने जा रही है। गांव में रिवर्स पलायन करने के लिए किन किन योजनाओं को चलाने की जरूरत है, फलोत्पादन के जरिए किस तरह से हम हिमाचल के तर्ज पर सेब और आड़ू, लीची और ये तमाम जो फल है उत्तराखंड में भी इसको उसका बहुतायत संख्या में उत्पादन कर सकते हैं। तो पहाड़ी खेती है जो विलुप्ति की कगार पे है, उसको किस तरह से सीमांत क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है, इन तमाम क्षेत्रों को विषयों को लेकर लगातार चिंतन मंथन चल रहा है। और अभी मनीष, भारत सरकार का जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो उसमें ये कहा गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कि पूरे देश में 80 ऐसे पर्यटक स्थल विकसित किए जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाना है। बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल है जो मनोरम है, सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन उनको विकसित नहीं किया गया है। ऐसे पर्यटक स्थलों को राज्य सरकार अब विकसित करने जा रही है ताकि वहाँ के क्षेत्र के लोगों को उससे आजीविका का एक साधन मिल सके और उनकी कमाई कर रोहित, सके। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आप सीमांत क्षेत्रों को आप विकसित कर रहे हो, खासकर जो चीन से लगी सीमा है, पहले उधर ध्यान है इन लोग का कि चीन से लगी सीमा को विकसित किया जाए, क्योंकि चीन भी अपने जो सीमा है, सीमा क्षेत्रों को विकसित कर रहा है। वहाँ पर हाईटेक कॉलोनीज बना दिया है, कहीं पर अच्छी खासी रोड बना दिया गया है। इसको देखते हुए भी ये ज़रूरी हो जाता है। तो बात अब यहाँ पर रोजगार की बात कर लें तो रोजगार युवाओं को कैसे दिया जाएगा कि भाई सीमांत क्षेत्रों से युवाओं हटे ना, उनको रोजगार मिले। इसके लिए सरकार का क्या कदम है कि जो युवा यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं दिल्ली, मुंबई या फिर और भी राज्यों में जा रहे हैं, वो वहाँ ना जाकर यहीं पर रोजगार उनको दिया जाए। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या प्लानिंग है? ये देखिए, सरकार की तरफ से जो पर्यटन विभाग है उसके माध्यम से तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे वीर सिंह चंदन सिंह गढ़वाली योजना है जिसमें जो व्यक्ति है वाहन खरीद के वाहन को पर्यटन के रूप में चला सकता है, पर्यटकों को अपनी सेवाएं दे सकता है, इसके जरिए वो अपनी आजीविका कमा सकता है। जो पढ़े लिखे नौजवान है उत्तराखंड के जो 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 तमाम जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें प्रतिभाग करें, इस ओर भी राज्य सरकार लगातार उनको जागरूक कर रही है। रोहित बने रहे। देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता है। देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है चैनल में आपका। देवेंद्र भसीन जी, सीमांत क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा की ओर काम कर रही है वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत, और खासकर उन जगहों को जहां पर चीनी सीमा से लगी हुई है जो गांव, उनको विकसित किया जा रहा है। किस तरह से, पहली बात तो इस पूरी योजना को आप देख रहे हैं, दूसरी चीज ये कि ये भी कहा जा रहा है कि इससे जो है आने वाले समय में रोजगार मिलेगा। तो सर, रोजगार के लिए किस तरह का काम सरकार करेगी वहां पर, ऐसे जो क्षेत्र होंगे वहां पर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब पिछले वर्ष माणा आए थे उत्तराखंड, तो उन्होंने माणा गांव में कहा था कि ये देश का अंतिम गांव नहीं है बल्कि देश का प्रथम गांव है। और यही बात माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने भी आगे बढ़ाई। जब हम किसी स्थान को देश का प्रथम गांव कहते हैं, यानी कि देश का प्रवेश द्वार है, तो निश्चित तौर पर उसके विकास की भी हमारी सोच हो जाती है। तो नए जो अवधारणा है उसके हिसाब से हम प्रवेश द्वार को चहुमुखी विकास की तरफ ले जाएंगे, और यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जो है अन्य जो स्थानीय लोग रहने वाले हैं उनके लिए भी रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसका एक बड़ा लाभ ये होगा कि जब वहाँ पर इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं
रहेंगी तो वहां से जो पलायन है उस पलायन पर भी रोक लग सकेगी। इस प्रकार से एक नई चीज जो है शुरू की गई है और वाइब्रेंट विलेज के नाम से जो एक अवधारणा सामने आई है, जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसका कारण ये भी है जो सीमांत क्षेत्र हैं उनका विकास होना बहुत जरूरी है। पुरानी सरकारों में हमेशा रखा गया कि सीमाओं को उपेक्षित रखा गया। दूसरे जो देश हैं उन्होंने किनारे तक सड़कें बना ली, सारी सुविधाएं खड़ी कर दी, लेकिन भारत की सीमाओं में कोई प्रकार की गतिविधि नहीं हुई। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं और सीमांत क्षेत्र को विकसित करने के साथ जहाँ सीमा की सुरक्षा का भी एक हिस्सा पूरा होता है, वही क्षेत्र का विकास होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और जो हमारे पलायन की समस्या जिसको हम जूझते हैं उसके समाधान में भी एक बहुत बड़ी सहायता है। देवेंद्र जी, हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है चैन में आपका कांग्रेस के। मथुरा दत्त जोशी जी, वाइब्रेंट विलेज की और काम कर रही है सरकार, काम कर रही है और खासकर उन सीमांत इलाकों को भाई सही किया जा रहा है ताकि वहां पर रोजगार मिले, वहां से पलायन रोका जाए। आप लोग किस तरह से इस पूरे योजना को देख रहे हैं? केंद्र की ये योजना है, किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाम बदलने में माहिर है और काम के नाम पर आप देख ही रहे हैं कितना काम हो रहा है, ये सब आपके सामने। हाँ, ये नाम जरूर बदलते हैं, ये अंडरस्टूड है, सब जानते हैं कि माणा गांव हमारा प्रथम गांव है, सबके सामने है, कोई नई बात नहीं है। या उसमें हमारे कहने से अंतिम गांव या प्रथम गांव नहीं हो जाएगा। गांव का पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हम गांव का विकास कैसे करते हैं, गांव को में कितना काम करते हैं, ये पहला काम होना चाहिए। अब इन्होंने वाइब्रेंट गांव नाम रख दिया, जबकि हमारे यहाँ ऑलरेडी जैसे अभी बच्चन साहब कह रहे थे पिछली सरकार ने क्या, पिछली सरकार ने जो काम किए थे उन कामों को बंद कर दिया गया। करोड़ों रुपया बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर हमारे यहाँ आता था, उत्तराखंड सरकार को मिलता था। हमारे जितने भी सीमांत के विकास खंड थे, खटीमा से लेकर चंपावत, पिथौरागढ़, आपका चमोली और उत्तरकाशी, उनके जो धन आवंटन होता था, केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने उसको रोक दिया। उसके बाद इन्होंने वाइब्रेंट गांव उसका नाम दे दिया। चलो अच्छी बात है, आप वाइब्रेंट बनाइए, स्वागत है, आप काम तो करके दीजिए, कुछ रोजगार के संसाधन उपलब्ध तो कराइए, कौन मना कर रहा है आपको। आप इस तरीके की राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से उसका नुकसान भी देखने को मिलेगा आपको। आप काम की दिशा में आगे बढ़िए और उसका सभी स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि साहब नाम बदलेंगे, ये कर देंगे, वाइब्रेंट नाम दे देंगे, अब प्रथम गांव दे देंगे, अंतिम गांव कर देंगे, अरे मैं के लालो, आपके प्रथम गांव कहने से या आपके अंतिम गांव कहने से कोई गांव न प्रथम होने वाला न अंतिम होने वाला है। देवेंद्र भसीन जो जी, गांव प्रथम है मैं जवाब दे दीजिए सर। उत्तर दूंगा कि पहली बात तो है कि अभी 2 दिन पहले तक माणा गांव में लोक निर्माण विभाग का जो पद था उस पर लिखा था कि उत्तराखंड का अंतिम। एक भी रुकिए ना, अरे बात तो सुन लीजिए। मथुरा दत्त जी, मैंने कुछ नहीं बोला, मथुरा दत्त जी सुन लीजिए, मथुरा दत्त जी सुन लीजिए, मैंने कुछ नहीं बोला आपकी डिबेट में, आप मेरी बात सुनिए। मथुरा दत्त जी सुन लीजिए। नहीं सर, आपके पास आ रहे मथुरा दत्त जी, सुन लीजिए, आपके पास आ रहे, आप लोग वरिष्ठ नेता है सर। कांग्रेस के प्रवक्ता बौखला क्यों जाते हैं मथुरा दत्त जी? मथुरा दत्त जोशी जी, सर नहीं है, आप लोग वरिष्ठ नेता है सर। आप मथुरा दत्त जोशी जी, आप सुन लीजिए, गंभीर नेता है, अब बात सुनिए। और मैं इनकी बताता हूँ बात, इनके ही रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी ने लोकसभा में बयान दिया था। अरे मथुरा दत्त सुनिए, मैं गंभीर बात मथुरा दत्त जोशी जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आप आपके पास आ रहे हैं, इनकी बात सुन लीजिए। सुनने वाली बात जरूर सुनी इनके जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी ने लोकसभा में कहा था कि हम सीमांत गाँवों को, सीमांत क्षेत्रों को इसलिए विकसित नहीं करते क्योंकि अगर हम विकसित करेंगे तो चीन और पड़ोसी देश भी वहाँ विकास कर लेंगे। अरे मथुरा दत्त जी, आप कभी बात सुनने को तैयार तो रहिए। अरे मुझे बताइए ना, आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात में हस्तक्षेप नहीं किया ना, मैंने तो गरिमा रखी डिबेट की। आप तो डिबेट की गरिमा खराब कर रहे हैं मेरे मित्र। आप इतने गंभीर व्यक्ति होने के बावजूद ऐसी बात बोलने में बुरा लगता है। अब मेरी बात सुन लीजिए, आप इसको दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। मथुरा दत्त जोशी जी, सर आप भी बड़े वरिष्ठ हैं, देवेंद्र भसीन जी भी बड़े वरिष्ठ हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, सर प्लीज सर, आप मथुरा दत्त जोशी जी, आप आपके पास आ रहे हैं ना सर, आपके पास आ रहे हैं। देवेंद्र भसीन जी को सुन लेते हैं, आपको जो अगर लग रहा है गलत है तो आप बोल दीजिएगा मथुरा, लेकिन आप बड़े वरिष्ठ है सर, एक मिनट सुन लीजिए, उसके आपके पास आ रहे हैं सर। देवेंद्र भसीन जी अपनी बात
कांग्रेस सरकार के रक्षा मंत्री श्री एक एंटनी ने लोकसभा में बयान दिया था कि हम सीमांत क्षेत्र को इसलिए विकसित नहीं करते क्योंकि हम विकसित करेंगे तो हमारा पड़ोसी देश चीन और दूसरे जो मुल्क हैं पड़ोस के वो क्षेत्र को विकसित कर देंगे, हमारी सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अरे मेरी बात तो सुनिए, लेकिन चीन ने तो अपने विकास कर लिया, चीन सीमा तक सड़क भी ले आया, हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड ले आया और सारी अवस्थापना ले आया। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब यह अवधारणा तो माननीय मोदी जी ने बदला है, ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। प्रथम जोशी जी, रक्षा की बात राजनीति में नहीं होती, रक्षा की बात देश के हित के लिए हुआ करती है। हमने बदला, आप हमें कोई श्रेय दे या ना दे, जनता देख रही है और जनता हमारे साथ खड़ी है। ठीक है, मथुरा जोशी जी। देखिए वसीम साहब, आप भी जानते हैं मैं जहाँ श्रेय देने की बात होती है मैं पार्टी लाइन से हटके भी बोलता हूँ और मैं कहीं पर भी उसमें राजनीति नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप जैसा वरिष्ठतम व्यक्ति जिनका उत्तराखंड की राजनीति में या उत्तराखंड के बुद्धिजीवी वर्ग में आपका बड़ा मान सम्मान है, हम जैसे लोग जिन्होंने आपको आज से नहीं, हमने बचपन से देखा है, हमारे आप प्रेरणा स्रोत भी है, हमें इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है। अगर हम आपके मुखार बिंदु से इस तरह की बातें सुनते हैं तो निश्चित रूप से उससे तकलीफ होती है, हमें नहीं, हम जैसे आपके चाहने वाले हजारों लोगों को होती है। ये कहाँ की बात हुई भाई? आप चाइना की तरफ से आओगे तो प्रथम गांव कह दो, आपने भारत के, ठीक है। मैं रक्षा मंत्री जी ने कब कहा ये मेरी जानकारी में नहीं है। तत्कालीन अगर रक्षा मंत्री जी ने कहा आप पर कोई जानकारी उपलब्ध होगी तो आप मुझको भी शेयर कर, नहीं मुझे शेयर कर दीजिएगा। मुझे मैं उसमें मैं वहां पर क्षमा मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन आपकी वही उसी सरकार की आप बात कर रहे हैं जो 500 करोड़ का राफेल हेलीकॉप्टर 500 करोड़ में खरीदा जा रहा था, आपने 1600 करोड़ में खरीदा। और रक्षा के क्षेत्र में आप ऐसे लोगों के हाथ इस देश की अस्मिता को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है जिन्होंने कभी रक्षा के क्षेत्र में जिनका कोई अनुभव ही नहीं रहा। अगर आप डिबेट कहेंगे तो फिर इसमें लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन हमारे दिल में आपके प्रति ये कोई अब कहीं पर दिखाने की बात होती तो हो सकता था कि उसको दिखाया भी जाता है, लेकिन इस तरह की बात करके साहब काम बदल के आप बताइए, प्रधानमंत्री जी गए थे, आप ही बता दीजिए माणा गांव की और मूलभूत जो समस्याएं थी क्या उसका निराकरण आपने कर दिया? क्या गुंजी गांव का कर दिया? क्या आपने मिलम गांव में सब कुछ ले आए? आप सड़क बनाने की आज बात कर रहे हैं, देवेंद्र भसीन जी सर जवाब दे दीजिए। आप और हम तो मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। सन 62-63 में पिथौरागढ़ शहर में सड़क पहुंचने में समय लगता है। ठीक है देवेंद्र भसीन जी जवाब दे दीजिए सर मथुरा जोशी जी का। देखिए जो मथुरा जी कह रहे हैं, पहली बात तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जो राफेल ये खरीद रहे थे और जो राफेल हमने खरीदा है जमीन आसमान का अंतर है। आपने पहले बात सुनी, तुम्हारा राफेल खराब, तुम्हारा मथुरा जोशी जी सुन लीजिए ना, अब उन्होंने आपकी बात सुनी है ना, आप भी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आपके राहुल गांधी जी को राफेल के मामले में माफी मांगनी पड़ी उच्चतम न्यायालय में, आपको ध्यान होगा, गलत बयानी करने की वजह से। एक बात, दूसरी हमारे समय में रक्षा के मामले में उपकरण हम बना रहे हैं, हम खरीदते नहीं है, हम कम खरीद रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी कोशिश खरीदने की थी क्योंकि कमीशन मिलता था आपको, आपकी सरकार में डिफेंस डील पर मोटा कमीशन मिलता था, इसीलिए आपकी सरकार का हमेशा जोर रहता था कि खरीदारी की जाए। हम बना रहे हैं, हम अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दुनिया के देशों को, कितना बड़ा अंतर आ गया। ये बड़ी मूल अवधारणा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए रक्षा किया होता चीन से मोदी ने खाते। अगर जवाहरलाल नेहरू जागे हुए प्रधानमंत्री होते चीन से मारना खाते। हमने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डब्बे बनाने शुरू कर दिए थे, हमने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में खाने के दूसरे सामान के डब्बे बनाने शुरू कर दिए थे, हमने काम बंद करा दिया था क्योंकि नेहरू जी कहते बहुत शांति है, चीन हमारा दोस्त है, चीनी भाई भाई में उसने हमारे देश पर हमला कर दिया, हजारों एकड़ जमीन, हजारों वर्ग किलोमीटर, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कुछ नहीं कर पाया। लेकिन देवेंद्र भसीन जी एक जो बात आ रही है, देखिए यहाँ पर देवेंद्र भसीन जी बात आ रही है रोजगार की कि वहाँ पर रोजगार मिलेगा, लोगों को अवसर बढ़ेंगे वहाँ पर। सर रोजगार के लिए सरकार की तरफ से क्या कोई प्लानिंग की गई है कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिला और वहाँ से लोग पलायन ना करें, तो ऐसा कोई आप लोग की तरफ से प्लानिंग की गई है? देखिए पहली बात तो ये है जी कि रोजगार के लिए दो बातें होती हैं।
जी। एक स्थानीय स्तर पर हमारे पास क्या संसाधन है। हम सीमांत क्षेत्रों की जानते हैं, जहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट है, जी। इसी प्रकार से अन्य कलाएं हैं, जी। या जो वहाँ पर आपके कपड़े बनते हैं, गर्म कपड़े बनते जी। हैं, आदि आदि, या कुछ क्षेत्रों में हमारा बागवानी का मामला है। ये सब चीजें ऐसी जो स्थानीय स्तर पर बनाई जा सकती हैं, उनको ग्रेडिंग करके उनकी मार्केटिंग की जा सकती है। ये सीधा रोजगार देने की चीजें हैं। आज वहाँ के लोग इन चीजों को जानते हैं, लेकिन उनको क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए वे अपने सामान को बनाने के बाद बेच नहीं पाते। वो एक रास्ता हो गया। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारे उद्योग लग सकते हैं, चाहे किसी प्रकार के भी हों, उसको लगाने की योजना है। पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वो वाला, जो अपने चार धाम यात्रा पर आते हैं और जो जाते हैं तो माड़ा गांव भी जाना चाहते हैं, क्योंकि उस सीमा में एक ऐसा गांव है जो कि चीन तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है। एक कौतूहल का और आकर्षण का स्थान है, तो पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें हैं जो हमारी सरकार देख रही है। अच्छा मथुरा दत्त जोशी जी, देखिए आप कह रहे हैं नाम बदल दिया, मान लीजिए नाम बदल दिया गया इनकी तरफ से, लेकिन अगर नाम बदल कर भी काम हो रहा है तो उसमें जैसा कि जितना हम आपको जानते हैं मथुरा दत्त जी, आप वास्तव में पार्टी लाइन से हटकर भी तारीफ करने वालों में से नेता हैं आप, तो उसमें तो एक जो पार्टी बीजेपी है उसकी सराहना करनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं और वो अगर जमीनी स्तर पर दिखता है तो बढ़िया बात है, और इसमें तो जनता ही का भला है, और जनता का भला है तो आप लोग का भला है। हम कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि आपने नाम बदल दिया, काम बदल, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम केवल झूठ बोलने से मुझको बहुत ज्यादा नफरत है। मैं उसमें, मैंने कहा ना, मैं उन राजनेताओं की पंक्ति में शुमार नहीं हूँ कि मैं हर बात में झूठ बोल दूं। आपने मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी माणा गांव में गए थे। क्या प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद क्या माणा गांव के नागरिकों के जीवन स्तर में कितना बड़ा सुधार किया, ये बात भगत साहब ने बतानी चाहिए कि हमने वहाँ ये ट्रेनिंग सेंटर खोला, हमने वहाँ पर अस्पताल की ये व्यवस्था की, हमने वहाँ के पेयजल की ये समस्या की, वहाँ विद्युत की ये समस्या थी, हमने उसका निराकरण किया। ठीक है, आप बोर्ड पोस्ट सकते हैं, आप बोर्ड पोस्ट के नाम मैंने नाम गिना दिए। आप बताइए नीति गांव में आपने क्या कर दिया, आप बता दीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं रोहित, अभी आपने सुना, देखिए बात यहाँ पर अब आ जा रही है कि भाई नाम बदल दिया गया है और काम वही हो रहा है, नाम बदल दिया गया है। हम जब थे तब दूसरा नाम था, अब ये आ गए हैं तो इसे इस नाम से दे रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पर जिस तरह से देवेंद्र भसीन जी ने भी बताया कि वहाँ पर जो लोकल लोग हैं और जो चीज़ें हैं, लोकल चीज़ होती हैं जो बनाते हैं, गर्म कपड़े टाइप के और भी सारी चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट टाइप की चीज़ें, उससे वहाँ पर हम रोज़गार पैदा करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि युवा जो वहाँ पर टिके रहे और इधर उधर ना जाए। तो क्या आपको लगता है कि इतना कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि भाई जो पढ़ा लिखा है वो कब तक ये बनाएगा, आपका टीन डब्बा कब तक बनाएगा? उसको भी तो चाहिए ना कि नौकरी चाहिए प्रॉपर। कुछ लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं, नौकरी चाहिए, तो ऐसे में भी तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जैसा कि मनीष मैंने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि प्रधानमंत्री पिछले दफा बद्रीनाथ भी गए थे, माड़ा गांव भी गए थे, तो प्रधानमंत्री जी का जाना एक तरह से पड़ोसी मुल्क को एक संदेश है कि प्रधानमंत्री की भूमिका भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सीमाओं की भी सुध ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूर की सोच का ही परिणाम था। और जहां तक योजनाओं की बात है मनीष, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। पशुपालन हो गया, डेयरी विकास हो गया, बागवानी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फलोत्पादन हो सकता है, सेब का अच्छी खासी खेती हो सकती है, दुग्ध उत्पादन हो सकता है, बागवानी हो सकती है, फूलों की खेती हो सकती है, क्योंकि वहां पर अनुकूल परिस्थितियां है, मौसम भी बहुत अच्छा है, बुरांस की खेती हो सकती है। बहुत सारी योजनाएं हैं ऐसी, और निश्चित तौर पर यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर विजन है इस पर, वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत, तो निश्चित तौर पर इस पर कोई कार्य योजना तैयार हो रही होगी, बातचीत हो रही होगी, वहाँ के जो पर्यावरणविद हैं उनसे बातचीत हो रही होगी कि आखिर यहाँ पर ऐसी कौन सी खेती की जाए जिसका देश दुनिया में उसका निर्यात हो सके, फल का या फिर फूल का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीजन होते हैं जिसमें फूलों की बहुत डिमांड होती है, फलों की बहुत डिमांड होती है, बाहर सप्लाई होता है, दूध की हमारे देश में बहुत डिमांड है। किस तरह से वहां पर इन तमाम चीजों को विकसित किया जा सकता है ताकि एक मोटा मुनाफा जो है वहाँ के लोग कमा सकें, इस पर निश्चित तौर पर चिंतन मंथन चल रहा होगा। अब देखना होगा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पहले तो वहां पर हर गांव तक सड़क पहुंचनी होगी,
बिजली पहुंचनी होगी, पेयजल पहुंचना होगा। कुल मिलाकर शिक्षा- अभी बहुत शिक्षा सारे तमाम पेच चीजें- हैं, ऐसा नहीं है कि बस योजना बोल देने से हो जाएगी, बहुत सारे पेच है, उन पेच को दूर करना भी बहुत जरूरी है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए।